हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के अपने इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सभ्यताओं के बारे में। इन सभ्यताओं में हमने यूनानी सभ्यता को कवर किया हुआ है। तो यूनानी सभ्यता में जो दार्शनिक वगैरह रहे थे ना, जिसपे क्वेश्चन डीपली आता है। तो जैसे कि कल की क्लास में सुकरात के बारे में पढ़ा था, तो आज मैंने थोड़ा सा लिखा है प्लेटो के बारे में और अरसतु के बारे में। तो जैसे कि भाई प्लेटो जो है उनका जन्म होता है यहाँ पे 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 347 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? प्लेटो का। प्लेटो के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि पहला जो गुरुओं की श्रेणी थी ना, उसमें सबसे पहले सुकरात थे। सुकरात के बाद में आते हैं प्लेटो, प्लेटो के बाद में आते हैं अरस्तु। ठीक है, तो ये सुकरात के कौन थे? शिष्य थे। कौन? प्लेटो जो है सुकरात के तो शिष्य थे और इनका मूल जो नाम मिलता है वो हमें मिलता है अरिस्टोक्लेस, इनका मूल नाम था। और वैसे इनको अफलातून भी कहा जाता था। अफलातून, प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता था। क्या था ना कि इनके ये थोड़ा पेट बड़ा था ना इनका, तो इसे इनके शिक्षक इनको प्लेटो प्लेटो कहने लग गए थे। वैसे इनका नाम था अरिस्टोक्लेस, नाम था इनका। ये एक बात बोलते हैं कि अच्छा ज्ञान जो होता है ना, वो विचारों का ज्ञान नहीं होता है मनुष्य का। अच्छा ज्ञान या सच्चा ज्ञान जो विचारों का ज्ञान नहीं होता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो इसका मतलब आपने सही ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि आपका ज्ञान आपके विचारों से क्या होता है? झलक जाता है। और वो ज्ञान कहाँ से आता है? बुद्धि से। जो बुद्धि से ही प्राप्त किया जाता है मनुष्य को। ये बात प्लेटो ने कही थी। फिर अगर हम बात लिखे तो इन्होंने जैसे कि जो ग्रंथ लिखे थे ना, वो एक प्रश्नोत्तरी शैली में लिखे गए थे। प्रश्नोत्तरी शैली का मतलब होता है पहले प्रश्न किए गए हैं फिर जवाब दिए गए। उसमें प्रश्नोत्तरी शैली में एक संवाद के रूप में, कन्वर्सेशन जो होती है ना, उसके रूप में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर है अरस्तु के बारे में। जैसे अरस्तु जो है भाई, उनका जन्म होता है 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 322 ईसा पूर्व तक वो रहते हैं। थोड़ा बहुत जैसे कि मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम अरिस्टोटल था। इसके बाद में इनका कथन ये, और ये इसकी थोड़ी सी प्रारंभिक जीवन में हम ये लिखेंगे प्लेटो के बारे में कि मेसिडोनिया जो है ना, उसके राजा थे, उसका नाम था फिलिप। और फिलिप का बेटा था, उसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर महान को पढ़ाया था किसने? प्लेटो ने पढ़ाया था। ये बात हो गई ऊपर ऊपर से, थोड़ा थोड़ा एक बार मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। बाद में दोनों के ग्रंथों को हमें पढ़ना है। ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, इनकी पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, तभी इनके विचारों के बारे में, इनके ज्ञान के बारे में हमें पता चलेगा कि किसने कौन से ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ में क्या क्या बातें इन्होंने लिखी थी। जैसे कि ये आता है यहाँ पे प्लेटो। प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखे, मुख्य रूप से उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। पहले का नाम है यूरोपिया, दूसरे का नाम है यहाँ पर रिपब्लिक, और तीसरे का नाम है यहाँ पे लॉज, जो कि कानूनों के बारे में था। तीसरा कौन सा है? लॉज। लॉज होता है, कानून बोल दो या फिर उसको इंग्लिश में लॉज बोल दो, ठीक है। तो भाई प्लेटो ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? 3 ग्रंथ लिखे थे। तो यूरोपिया था, एक था द रिपब्लिक और एक था लॉज। जो पहला इनका ग्रंथ है ना, यूरोपिया, उसमें मुख्य रूप से सामाजिक कुरीतियों की जड़ व्यक्तिगत संपत्ति को बताया इन्होंने। यूरोपिया में उन्होंने, ये ग्रंथ में उन्होंने समाज के बारे में लिखा है। समाज एक कैसा समाज, वो भी आदर्शवादी समाज, उसकी कल्पना की थी। ठीक है। एक बात ये होती है कि अगर समाज के अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, अलग अलग विचारों के व्यक्ति रहते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। एक जो गुण होता है ना, निजी स्वार्थ किसी व्यक्ति के होते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ उसको बोल दो, व्यक्ति निजी स्वार्थ हो गए। वो किसको लेके आते हैं? वो संपत्ति से जुड़ के आते हैं। किसी के पास अगर ज्यादा निजी संपत्ति ज्यादा है ना, तो फिर उसका व्यवहार अलग होगा। तो क्या कहता है यहाँ पर कि सामाजिक कुरीतियों की मूल जड़ क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति है। अगर व्यक्तिगत संपत्ति को खत्म कर देंगे ना, तो व्यक्ति क्या रहेंगे? सामान्य नागरिक सब समान तरीके से समाज में अपना जीवन यापन करते रहेंगे। तो व्यक्तिगत संपत्ति को इन्होंने मूल जड़ माना है समाज की कुरीतियों में। समाज की कुरीतियों में हम अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं। बहुत सारी कुप्रथाएं होती है, महिलाओं के ऊपर है, और भी हिंदू धर्म के अंदर है, सब धर्मों के अंदर कुप्रथाएं हैं, समाज के अंदर कुप्रथाएं होती है। इन्होंने जो समाज की कुप्रथा जिसको माना है, कुरीति जिसको माना है, वो माना है इन्होंने संपत्ति को। किसकी? व्यक्ति की निजीगत संपत्ति को इन्होंने कुरीति माना एक प्रकार से। दूसरा जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप से राज्य के बारे में बताया गया है। कि जैसे कोई नगर है, नगर में जैसे कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा की सत्ता कैसे होनी चाहिए, राजा की शक्तियां क्या होनी चाहिए, उसको किस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, उसकी बाउंड्री मतलब कितनी तक रहनी चाहिए, वो चीजें द रिपब्लिक बुक में प्लेटो ने बताई है।
ठीक है। राजा राज्यों को सौंपी जानी चाहिए, मतलब सत्ता जो है ना, नगर की सत्ता किसको दी जानी चाहिए, राजा को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि राजा क्या कर रहा है, शासन संचालन कर रहा है। जो राज्य का जो कार्यभार है सब कुछ वही राजा ही तो संचालित कर रहा है ना। तो भाई सब सत्ता वेद्यता किसको मिलनी चाहिए, अधिकार किसको मिलनी चाहिए, राजा को ही मिलनी चाहिए। ये बात कौन कहता है, वो ये बात प्लेटो कहते हैं। तीसरी जो उनकी किताब है वो है लोज। लोज जो किताब है ना, उसमें मुख्य रूप से इन्होंने कानून व्यवस्था जो होती है ना, नगर की एक कानून व्यवस्था, विधि विधान जो होते हैं, उनके बारे में इन्होंने अपने इस पुस्तक में लिखा है। ठीक है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है डॉक्टर गोयल। डॉक्टर गोयल जो है ना, इनके बारे में अच्छी बातें लिखते हैं। डॉक्टर गोयल ने प्लेटो के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। इन्होंने ये बात बोली है, उनके विचारों से हमें पता चल रहा है, उनकी किताबों से हमें पता चल रहा है, उनके ग्रंथों से पता चल गया कि वो एक आदर्श समाज की, आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो वही बात है, डॉक्टर गोयल ने भी यही कही है कि जो प्लेटो था ना, वो एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता था जहां पर वर्ग संघर्ष, जो समाज जो है ना वर्ग संघर्ष से मुक्त रहे, और व्यक्तिगत संपत्ति जो है ना वो व्यक्ति के पास में ना रहे। वह ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता था प्लेटो। और ये बात कौन कहते हैं, ये बात डॉक्टर गोयल जी कहते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर। इसके अलावा जैसे कि अगर उनके हम विचारों को देखें, जिसमें से राजनीतिक विचार हम देख सकते हैं। राजनीतिक विचारों में हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे कि प्लेटो जो है वो भाई प्रजातंत्र के पक्ष में थे। ठीक है। और वो ये कहते हैं कि राजनीतिक जो सत्ता का अधिकार होता है ना, राजनीतिक सत्ता वो एक राजा के अंडर में रहनी चाहिए, परंतु उसकी सीमाएं जो है ना वो निश्चित कर देनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सामान्य नागरिक जो है ना समाज के अंदर, उनको भाई अधिकार मिलने चाहिए, सामान्य नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए। ये बात वो कहते हैं। कौन कहता है ये बात, प्लेटो कहता है। दूसरी तरफ है हमारे अरस्तु। ठीक है। अरस्तु जिसको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु जो कि हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, अरस्तु जिसकी बातें हर सब्जेक्ट में की जाएगी, हर सब्जेक्ट में इन्होंने पढ़ा है, हर सब्जेक्ट में इनका नाम हमें मिलता है, कहीं ना कहीं मिलता है। तो इनका जन्म कब हुआ, 384 ईसा पूर्व से लेके 322 तक इनकी मृत्यु हो जाती है। 384 में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम अरिस्टोटल था। ठीक है। हमने देखा है यूनानी दार्शनिकों के कमर्शियल दार्शनिकों का क्रम हमने देखा। सुकरात आता है, प्लेटो आता है और अरस्तु आता है। तो भाई सुकरात का शिष्य कौन है, प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन है, अरस्तु। क्या बोला मैंने यहाँ पे, प्लेटो जो है ना, प्लेटो का शिष्य है यहाँ पर अरस्तु। ठीक है। पहली बात। एक और सिकंदर महान जो है ना उसका गुरु है ये, सिकंदर महान राजा है, ये बाद में राजा बनेगा। सिकंदर महान, सिकंदर महान का गुरु इसलिए है क्योंकि जो सिकंदर महान था ना उसको शिक्षा दी थी, पढ़ाया लिखाया था इन्होंने, किसने, अरस्तु ने। ये बात होगी। और एक राजा थे मैसिडोनिया के, उसका नाम था फिलिप, तो फिलिप का बेटा था सिकंदर। तो ये बात है। फिर एक जगह है लाइसियम की, लाइसियम नगर था। ठीक है। लाइसियम नगर में अरस्तु ने क्या किया था ना, एक स्कूल खोला था। किसके लिए, बच्चों के लिए। क्या काम करने, स्कूल में क्या होगा, पढ़ाया लिखाया जाएगा, डांस, मतलब वही बात है ना। कहाँ की बात है, लाइसियम। लाइसियम में एक स्कूल की स्थापना की थी, किसने करी थी, वो करी थी ये अरस्तु ने। ठीक है। और अरस्तु ने वहां पर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, वो विषय को मैंने नाम लिखिए। राजनीतिक ज्ञान, राजनीति कैसी है, क्या कुछ है, वो पढ़ाया जाता था। भाषा हो गई, ज्योतिषी का ज्ञान, तर्कशास्त्र का ज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्क शास्त्र, काव्य शास्त्र, राजनीति, भाषा, जो मतलब सब विषयों के, ऑलमोस्ट विषयों के बारे में, व्याकरण के बारे में भी इस स्कूल में पढ़े जो है ना बच्चों को पढ़ाया जाता था। कौन पढ़ाता, अरस्तु पढ़ाता था। ये बात हो गई। फिर हम इनके थोड़े से ग्रंथों की बात करें कि इनके ग्रंथ कौन कौन से थे। इनके ग्रंथों के मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। एक तो एक ग्रंथ का नाम है पॉलिटिकल्स, दूसरे ग्रंथ का नाम है एथिक्स। क्या नाम है, पॉलिटिकल्स है और एक का नाम है एथिक्स। तो दोनों ग्रंथों को हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि जो पॉलिटिकल्स जो ग्रंथ है ना भाई, जो पॉलिटिकल्स ग्रंथ है उसमें अरस्तु ने नगर राज्यों की, सरकार की अच्छाई बुराई की बात करी है। ठीक है। एक राज्य है, ठीक है, राज्य के अंदर शासन संचालन कौन कर रहा है, राजा ही कर रहा है। राजा के अंडर में ही कुछ मंत्री नियुक्त किए गए हैं, और वही जो है ना उनके द्वारा क्या किया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के द्वारा कार्य जो है ना वो संचालित किया जाता है। तो परंतु एक राजा है वो सर्वगुण संपन्न तो है नहीं, उसके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, तो उसकी कुछ अच्छाइयां भी है, उसकी कुछ बुराइयां भी हैं। वो कुछ अच्छे काम भी करता है और उससे थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती हैं, तो वो बुरा बन जाता है। तो उसकी कुछ अच्छाइयां है, कुछ बुराइयां हैं,
तो उस राज्य की सरकार जो है, उस सरकारों की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं ना, वो पॉलिटिकल्स किताब में अरिस्टो ने लिखी है। और दूसरी जो इनकी किताब है उसका नाम है एथिक्स। एथिक्स में क्या कहा गया है? एथिक्स में देखो, मनुष्य क्या है भाई? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसे कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो समाज में अपनी कुछ भागीदारी दिखाता है तो समाज का हिस्सा बनता है, ठीक है। तो समाज, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य का विकास उस समाज के अंदर रहकर ही हो सकता है। पूर्ण रूप से उसका विकास समाज के अंदर ही रह सकता है, होकर ही, मतलब समाज के अंदर ही रहकर वो अपना विकास कर सकता है। समाज से हटकर या समाज से अलग होकर जो है ना, व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। तो ये बात एथिक्स जो किताब है उसमें ये बताते हैं। कौन बताते हैं? अरस्तु जी बताते हैं। ये बात हो गई। फिर जैसे कि वैसे तो अरस्तु जो है ना, उनको ज्ञानियों का मतलब ज्ञानियों का गुरु कहा गया है। इसका मतलब ये है अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु कहने का मतलब, एक इतिहासकार था विच नाम का इतिहासकार, विच, या लिखती हूँ, इतिहासकार विच, पाश्चात्य इतिहासकार थे ये, विच। विच जो है एक बात लिखते हैं अरस्तु के बारे में कि भाई अरस्तु जो है ना वो ज्ञानियों के गुरु है, ज्ञानियों की भी ज्ञानदाता है, ज्ञानियों के गुरु है। और इसका मतलब ये है कि और आने वाली पीढ़ियां जो है ना वो अरस्तु को याद रखेगी। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मूल्यवान रत्न के समान है। ये बात कहते हैं, विच कहते हैं। तो ये बात हो गई इनके बारे में थोड़ी बहुत। मैंने मतलब थोड़ा ज्यादा डीपली नहीं लिया है इनको, क्योंकि डीपली चीजें अपनी क्लास में नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यूनान की सभ्यताओं को, ठीक है। और जो यूनान की सभ्यता में हमने उनका ढांचा देखा था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। एथेंस का अपने समाज देखा था, एथेंस का समाज, एथेंस के राजनीतिक व्यवस्था को। फिर था जो स्पार्टा था, स्पार्टा की व्यवस्था। फिर जैसे यूनान में मुख्य रूप से उनके वो क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार, जिसमें हमने देखा था हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस जो कि इतिहास के क्या है? पिता है, इतिहास के पिता जिनको कहा जाता है। उन्होंने भारत और फारस के संबंधों के बारे में लिखा था। अपनी एक किताब थी, उनकी किताब का नाम था हिस्टोरिका, नाम का किताब थी, ठीक है। और हिस्टोरिका में जो है ना, इस हेरोडोटस ने प्रमुख रूप से इतिहास को लिखा था, भारतीय इतिहास या फारस के इतिहास को इन्होंने लिखा था हिस्टोरिका में। एक इसके इसके अलावा एक इतिहासकार हो, इसका नाम है थ्यूसिडाइसिस। तो भाई जो थ्यूसिडाइसिस जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने मुख्य रूप से प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में ज्यादा लिखा है। जो भौगोलिक वस्तुएं होती है ना, नदी नाले वगैरह हो गए, सागर महासागर, प्राकृतिक भौगोलिक भौगोलिक ढांचा जो है, इनको बहुत रास आता था। भौगोलिक वस्तुएं उनको, प्राकृतिक वस्तुएं उनको काफी रास आती थी, इनको थ्यूसिडाइसिस को। तो उनको एक प्रकार से, वैसे तो उनको मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है थ्यूसिडाइसिस को। ये बात हो गई। ये थे यूनानी इतिहासकार थे, ठीक है। इसके अलावा यूनानी धार्मिक व्यवस्था को, यूनान की धर्म व्यवस्था जो है ना, उसमें जैसे प्रमुख देवी देवताओं, जैसे जीएस हो गया, एथेना हो गई, हेरा हो गया, हेडर्स हो गया, मास्क हो गया, और इसके अलावा भी और काफी देवी देवता थे। कहाँ पर? यूनानी सभ्यता में। और उसके बाद में हमने देखा यूनानियों के, यूनानी सभ्यता के अंदर कौन कौन से दार्शनिक, मतलब यूनान में कौन कौन से दार्शनिक हुए थे। उन दार्शनिकों में मुख्य रूप से पहला था प्रोटोगोरस नाम का एक दार्शनिक हुआ था। प्रोटोगोरस जो कि एक प्रकार से गुरु की, जो एक प्रकार से कर्म था ना, उन्होंने चालू करा था। किसने? प्रोटोगोरस ने गुरुओं का जो कर्म था वो चालू करा था। और प्रोटोगोरस था ना, उसके बाद में आया था हमारे सुकरात। और सुकरात जो भाई प्रमुख रूप से, सुकरात के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने, उसके बारे में इतिहासकारों ने काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी सुकरात के बारे में। सुकरात जिन्होंने की, जो क्या बोलते हैं, सुकरात जो बोलते हैं कि मतलब एक प्रकार से बिना परखा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं होता। इसके अलावा अगर देखें तो भाई वो सुकरात, जैसे कि पहले उनका स्टेज थोड़ा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहले सैनिक हैं, ठीक है, फिर वो दार्शनिक बनेंगे, और फिर वो क्या करेंगे? शहीद, मतलब शहीद के रूप में उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जब वो सैनिक हैं तो वो एक युद्ध होता है, पेलोपोनेशियाई का युद्ध होता है। उस युद्ध में जिस सेना की तरफ से वो मतलब युद्ध लड़ते हैं ना, एथेंस की तरफ से, एथेंस उस युद्ध में हार जाता है। 431 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और उसमें वो हार जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां से वो थोड़ा सा निराश और असंतोष की भावना से घिर जाते हैं। और एक प्रकार से उनको सैनिक का पद जो है वो त्यागना पड़ता है, क्योंकि वहां पे वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। और व्यक्ति को जहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती, वो व्यक्ति वहां पे नहीं रुकता है।
और यही जीवन की सच्चाई है भाई, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन अनिवार्य है जीवन, सुखी जीवन जीने के लिए। तो वहां पर सुकरात को वो संतोषजनक जो है ना, मतलब नहीं महसूस होता, उसको संतुष्टि महसूस नहीं होती, और वहां पे वो सैनिक पद छोड़ देते हैं और फिर वो दार्शनिक बन जाते हैं। फिर उनके दार्शनिक जो विचार होते हैं ना, वो लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। किनके? सुकरात के दार्शनिक विचार लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। ये चीजें हमने देखी थी। फिर जैसे कि प्लेटो है, उनका शिष्य कौन? प्लेटो सुकरात का शिष्य है। और उनको जो है जैसे पाश्चात्य यूनानी, अगर हम ये लिखें यूनानी सभ्यता का जनक या पाश्चात्य यूनानी सभ्यता का जनक इसे कहा जाता है, तब तो आएगा सुकरात। और अगर ये आ जाए कि पाश्चात्य सभ्यता का जनक किसे कहते हैं, मतलब एक तो होता है पाश्चात्य, लिख देती पूरा सेंटेंस, पाश्चात्य सभ्यता का जनक, पाश्चात्य सभ्यता का जनक अगर बात आ जाए तब तो वहां आएगा सुकरात। और अगर आ जाए प्रवर्तक की बात आ जाए, प्रवर्तक, पाश्चात्य सभ्यता का प्रवर्तक, यहां पे आएगा प्लेटो। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जो पाश्चात्य सभ्यता चालू किस दार्शनिक से होती है? सुकरात से होती है। प्रवर्तक का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म को या विचारों को या नियमों को आगे बढ़ाया हो, प्रसारित करा हो। तो भाई सुकरात के जो मतलब थे ना उपदेश वगैरह थे, उनके जो ज्ञान की बातें थी, उन ज्ञान को, उन शिक्षाओं को प्लेटो ने ग्रहण किया था और प्लेटो ने लोगों तक आगे पहुंचाया था। तो वो प्रवर्तक कहलाए थे। किसके? पाश्चात्य सभ्यता के प्रवर्तक कौन कहलाए थे हमारे यहाँ पे? वो कहलाए हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो जिसके बाद की कुछ बातें, जैसे कि वो क्या कहते हैं, सच्चा ज्ञान विचारों से आता है, और विचार बता देते हैं आप कितने ज्ञान नहीं हो, आपके अंदर कितना ज्ञान है, वो चीजें हैं। और कुछ ग्रंथ हैं, फिर यूरोपीय ग्रंथ हो गया, रिपब्लिक है, लॉज, ये कुछ ग्रंथ है जो कि प्लेटो के विचारों को दर्शाते हैं। कि यूरोपीय जिसमें आदर्श समाज की बात करता है, और द रिपब्लिक जो कि शासन व्यवस्था, राज्य सरकार की बात करता है, और जो कानून व्यवस्था की बात करता है वो द लॉज ये ग्रंथ है। और हम अरस्तु को हम देखें तो अरस्तु अरस्तु जो कि सिकंदर महान का क्या है? गुरु है। और जिस ये खुद किसको गुरु मानता है? वो प्लेटो को अपना गुरु मानता है। और खुद किसका गुरु है? सिकंदर महान का गुरु है वो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिख लो। अरस्तु अरस्तु किसका गुरु है? सिकंदर का है। या ऐसे बोल दो, सिकंदर का शिष्य है, सॉरी, अरस्तु का शिष्य है, सिकंदर है, और प्लेटो इससे ऊपर आ जाएगा। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, खत्म बात। फिर स्कूल खोलेगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, फिर कुछ ग्रंथ है, ग्रंथों में पॉलिटिक्स है, एथिक्स, दो ग्रंथ है। ठीक है, पॉलिटिक्स जो ग्रंथ है वही वो बताती है, पॉलिटिक्स मतलब सरकार की राजनीति को ही बताएगी वो। ठीक है, राज्य की राजनीति जो राज्य की राजनीति, सॉरी, राज्य की जो सरकार है ना, उसकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को एथिक्स जो ग्रंथ है वो बताता है। सॉरी, ये पॉलिटिक्स ग्रंथ बताता है। और एथिक्स जो ग्रंथ है वो मनुष्य के बारे में बताता है, समाज और मनुष्य के बीच के संबंधों को बताता है एथिक्स, कि मनुष्य समाज से कटा हुआ नहीं रह सकता है। मनुष्य का जन्म समाज के अंदर हुआ है, तो वो समाज के अंदर ही रहेगा, और समाज के अंदर रहते हुए अपने क्या करेगा? अपने विकास, अपना मतलब विकास करेगा। वो अपने विचारों को बढ़ाएगा, जो भी करेगा समाज के अंदर रह के करेगा, और उसका विकास भी समाज के अंदर ही संभव है, समाज से बाहर उसका विकास होना संभव नहीं है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात अरस्तु कहते हैं। ये हो गया। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये हाँ टॉपिक हो जाता है यहीं पर कंप्लीट इन दार्शनिकों को पढ़ने के बाद में, और हम नेक्स्ट टॉपिक कल चालू करेंगे, कल की नई क्लास के साथ में। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।